अस्सलाम वालेकुम। आज हम पहली पोएम 1.1 अ टीनेजर्स प्रेयर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके टाइटल को ही एनालाइज करेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, पहला टीनेजर और दूसरा है प्रेयर। टीनेजर ये वर्ड एक तरह का कंपाउंड वर्ड है जो कि टीन प्लस एज प्लस आर इस तरह से बना है। टीन उन बच्चों को कहते हैं जिनकी एज 13 से 19 के बीच में होती है। इसलिए जिनकी एज टीन के दरमियान होती है, ऐसे लोगों को टीन एजर आर लगाकर हमने इसे नाउन बना दिया है, टीनेजर कहते हैं। और प्रेयर के माने होते हैं दुआ। तो इस तरह से इसका मीनिंग बनता है एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा कम उम्र नौजवान जिसकी उम्र 13 से 19 के दरमियान है, वो दुआ कर रहा है। इसी ये हमारी पहली पोयम है। आइए इसकी लाइन बाय लाइन चीज़ों को हम समझें। उससे पहले यहाँ पे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस है, वो पढ़ लेते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये जो सामने एक टेबल दिया जा रहा है, एक तरह का पज़ल है। इसमें ग्रामर और वोकेबलरी से रिलेटेड हमको वर्ड्स ढूंढ कर निकालना है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल यहाँ पे शेयर करता हूँ। नीचे हमको VERB वर्ब मिलकर एक वर्ड बनता है। उसी तरह से यहाँ पर अगर मैं अप से डाउन में देखूँ तो होमोफोन्स, होमोफोन एक वर्ड यहाँ बनता है। इस तरह से आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे सारे सॉल्व किए गए हैं। जैसे एक बीच में वर्ड है सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर। आप कोशिश कीजिए कि इसमें से 10 वर्ड्स ढूंढ सके। फिर इसकी के नीचे क्लूज से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी है, वो उसको समझेंगे। ए, आई रेफर टू ओनली वन नाउन। एक नाउन हो तो हम इसे क्या कहते हैं? तो आंसर है सिंगुलर। उसी तरह से नाउन को जो क्वालिफाई करता है उसे हम 2 नंबर पर एडजेक्टिव कहेंगे। एक्शन को बढ़ाकर बताने वाला वर्ड एडवर्ब कहलाता है। किसी चीज़ का नाम बताने के लिए हम डी में नाउन यूज़ करते हैं, और नाउन को हटाकर दूसरा उसके लिए जो हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरह से किसी का रिलेशन बताने के लिए स्पेशली नाउन और प्रोनाउन का हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और सेंटेंसेस में हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। यहाँ या कॉम्प्लेक्स क्लॉज दिया हुआ है, इसकी एक एग्जांपल यहाँ है। उसी तरह से एच में जब हमें कोई एक्शन बताना होती है तो हम वर्ब के ज़रिए उसे दिखाते हैं। किसी भी वर्ड के शुरू में हम जब कोई चीज़ जोड़ते हैं उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। जे में बताया जा रहा है कि जब स्पेलिंग्स अलग अलग हो लेकिन साउंड एक जैसा हो तो उसे हम होमोफोन कहते हैं। के में बताया जाता है कि जब दो वर्ड्स उनका सेम मीनिंग हो, ऐसे शब्दों को हम, ऐसे वर्ड्स को हम सिनोनिम्स कहते हैं। और आखिरी पे बताया जा रहा है कि हमें डेफिनेट या इनडेफिनेट बताने के लिए आर्टिकल्स के इनडेफिनेट और डेफिनेट बताए जाते हैं नाउन के। अब हम एक्चुअल पोएम पर आते हैं लाइन बाय लाइन। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स। हर दिन एक नई शुरुआत लाता है। ये बच्चा दुआ कर रहा है। डिसीजंस आई मस्ट मेक, और मुझे यहाँ पर फैसला करना है। जो बच्चा है वो कह रहा है कि रोज़ाना नई शुरुआत होती है और रोज़ाना हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेते हैं। लाइन नंबर 3, आई एम द ओनली वन टू चूज़, और मैं ही वो हूँ जो ये रास्ता चुनेगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि ज़िंदगी में किसी को भी जो फ़ैसला करना होता है वो हम खुद अपना फ़ैसला करते हैं। हम इसका बोझ किसी और पर नहीं डाल सकते कि मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला मेरे पेरेंट्स लेते हैं या मेरे दोस्त लेते हैं या हमारे रिश्तेदार लेते हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि ज़िंदगी का फ़ैसला हर इंसान अपना खुद लेता है। चौथी लाइन में बताया गया, द रोड डैट आई विल टेक। रोड यानी सड़क जो मैं चुनने वाला हूँ, जिस पर मैं चलने वाला हूँ। तो यहाँ पर रोड से मुराद एक्चुअल सड़क की बात नहीं हो रही है, बल्कि दिस इज़ द रोड ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की सड़क या ज़िंदगी का रास्ता है जिसकी बात की जा रही है कि ज़िंदगी में जो भी हमें करना होता है उसका फ़ैसला हम खुद करते हैं और उस रास्ते पर हम खुद चलते हैं। ये पहला स्टांजा था। अब सेकेंड स्टांजा, आई कैन चूज़ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। मैं चुन सकता हूँ वो सड़क, वो ज़िंदगी का रास्ता जो मुझे ग्रेट सक्सेस देगा, यानी अजीम कामयाबी देगा। या फिर लाइन नंबर 3, और ट्रैवल डाउन द डार्कन्ड रोड,
डैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, या फिर मैं उन रास्तों पर जाऊंगा जो डार्कंड है यानी अंधेरे वाले हैं, जो मुझे ग्रेट डिस्ट्रेस में डालेंगे, यानी कि परेशानी और उलझन में डालेंगे, तकलीफ़ में डालेंगे। ये कनेक्टेड है पहले स्टांजा से ही कि ज़िंदगी में हम जो भी रास्ता चुनते हैं, या तो हमें उसमें सक्सेस मिलेगी या तो हमें उसमें डिस्ट्रेस यानी परेशानियाँ मिलेगी, और ये चुनने के ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। उसके बाद तीसरा स्टांजा, प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड, ए खुदा, ए प्यारे खुदा, मेरी आँखों को खोल दीजिए। अब यहाँ पर हम बोलेंगे आँखें तो हमारी ऑलरेडी खुली होती है, पर यहाँ पर हम सिर्फ आँखों से मुराद फिज़िकल आँखों की बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ से मुराद है दिल की आँखें, जो हमें दूर तक देखने में मदद करती है। जैसे उर्दू में किसी शायर ने कहा है कि दिले बिना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। ये उसी शेर को एक तरह से अंग्रेज़ी में किया गया है। ए खुदा मेरी आंखें खोल दीजिए, डैट आई माइट क्लियरली सी, ताकि मैं साफ साफ देख सकूँ। ए खुदा मेरी आंखों को खोल दीजिए ताकि मैं साफ साफ देख सकूँ। यानी वापस से वही बात कि यहाँ पे सिर्फ ज़ाहिरी बातें नहीं दिखाई जा रही है, बल्कि वो चाहता है कि वो दूर तक सही फ़ैसला, सही ज़िंदगी का रास्ता चुन सके, इसलिए उसकी आंखें खोल दी जाए। प्लीज़ हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। फिर वो खुदा से दुआ करता है कि मुझ में जो अच्छाइयाँ हैं उसे बाहर आने में मदद कीजिए। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट, जो चीज़ सही है मैं उसका साथ दूँ, मैं उसके लिए खड़े हो जाऊँ, ऐसा वो चाहता है। और मुझ में जो अच्छाइयाँ हैं, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, वो अच्छाइयाँ बाहर निकल कर आए। वो ऐसी खुदा से दुआएं करता है। फिर नेक्स्ट स्टांजा, हेल्प लॉर्ड जस्ट टू से नो, ए खुदा मुझे ना कहने में मदद कीजिए। देखिए अब आप बोलेंगे ना कहना, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ को हम ना बोल सकते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। अब लाइन नंबर 2 में हमको पता चलेगा कि वो किन चीज़ों को मना करना चाहता है। When temptation comes my way, जब लालच, बुराइयाँ, अपने तरफ खींचने वाली चीज़ें, बुराइयाँ, वो मुझे अपने रास्ते में बुलाएगी, खींचेगी, तो मुझे उनको ना कहना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट के लिए टाइम वेस्ट करना, बहुत ज़्यादा टीवी देखना या मोबाइल का अननेसेसरी यूज़ करना, ऐसी जब टेम्पटेशंस स्टूडेंट को बुलाएगी तो वो चाहता है कि खुदा उसकी मदद करे कि वो इन चीज़ों को नो यानी ना कह सके। डैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन, मैं अपने जिस्म को भी साफ़ सुथरा रखूँ, एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, और मैं अपनी ज़िंदगी के हर दिन को फिट रह सकूँ। यानी जिस तरह से अंदरूनी अच्छाई और ज़रूरी है, उसी तरह से जिस्म का बाहरी तौर पर साफ़ सुथरा रहना, चुस्त और दुरुस्त रहना, फिट रहना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यानी वो ज़ाहिर और बातिन दोनों की अच्छाइयों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता है। नेक्स्ट आंसर लास्ट, वैन माई टीनेज ईयर्स आर ओवर, जब मेरे ये नौ उम्री के दिन ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि मेरे टीन एज के दिन साल ख़त्म हो जाएंगे, वो 19 साल से ज़्यादा का हो चुका होगा। आई नो डैट आई विल सी, तब मैं ये जानूँगा, तब मैं ये देख पाऊँगा, डैट लाइफ इज़ लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, कि जो मैंने ज़िंदगी अभी तक गुजारा हूँ वो बहुत ही अच्छी बेस्ट गुजारा हूँ। विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, और आप मेरे साथ चल रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो शायर है जे मोर्स, वो क्रिश्चियन है, वो इस अकीदे के मुताबिक वो कहता है कि खुदा मेरे साथ में चलेगा, मुराद के वो ज़िंदगी के हर हर रास्ते में उसके साथ होगा। अब आइए, ये पोएम कंप्लीट होने के बाद इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज पीछे के पेज पर दी है, उस पर हम चलते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके जो खाली जगह है आपको भरने के लिए दी जा रही है उसको देख सकते हैं। मैं डायरेक्टली इसके आंसर्स पे आता हूँ ताकि हम टाइम को सेव कर सकें। पहले इसमें हमको बताया जा रहा है कि शायर किस चीज़ की दुआ करता है यहाँ पर, तो हमको न्यू बिगिनिंग्स की बात कर रहा है वो। बी में हमें वो चाहता है कि उससे ग्रेट सक्सेस मिले, अजीम कामयाबी मिले। सी में वो राइट चीज़ों का तलबगार है, सही चीज़ों के साथ खड़े रहना चाहता है। और लास्ट में वो चाहता है कि उसके जो टीनेज ईयर्स है वो बेस्ट गुजरे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर बताया जा रहा है कि राइमिंग वर्ड्स, देखिए आप, राइमिंग वर्ड्स, इसकी वो जोड़ियाँ हमको पोएम से ढूंढने के लिए कहता है। तो पहली जोड़ी यहाँ पे मेक और टेक है, दूसरी सक्सेस और डिस्ट्रेस है, तीसरा सी और मी है, वे डे है, और लास्ट में सी और मी है। इसी तरह से एक चीज़ यहाँ पर आ रही है राइमिंग स्कीम, इसको हमने 9th में पढ़े हैं। राइम स्कीम क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये
तो इस पोएम में कौन सी राइमिंग स्कीम है? आपको ऑलरेडी यहाँ पे टिक्ड ABCB दिखाई दे रहा है। आइए थोड़ा सा हम इसको पीछे जाकर चेक कर लेते हैं किस तरह से राइमिंग स्कीम चुनी जाती है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट स्टांजा में बिगिनिंग्स दिया है लास्ट वर्ड, फिर मेक दिया है, फिर चूज़ दिया है और फिर टेक दिया है। राइमिंग स्कीम बनाने का तरीका ये है कि पहला जो वर्ड है हम उसे ए से सिग्नल करेंगे, दूसरे में मेक दिया है उसको हम क्योंकि ऊपर वाले से मैच नहीं हो रहा है तो हम बी कहेंगे। फिर हम चेक करते हैं कि तीसरी लाइन का वर्ड क्या वो ऊपर वाले दो से मैच करता है, तो नहीं, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, तो हम इसे सी से डिनोट करेंगे। और अब हम चौथे वर्ड पे देखते हैं कि वो ऊपर सेकंड नंबर की लाइन में मेक से हमारा मैच होता है, हम उसको वापस से बी कहेंगे। इस तरह से हमारी स्कीम जो बनेगी वो ABCB बनेगी। ये राइमिंग स्कीम है। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए उसके बाद हम यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है फिगर ऑफ स्पीच। देखिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच दिया हुआ है और आप जानते होंगे कि फिगर ऑफ स्पीच को हम उर्दू में सनाए बदाए कहते हैं। जैसे उर्दू में सनते होती है, अंग्रेज़ी में भी इसी तरह से होता है। अब देखते हैं हम इसको किस तरह से मैच करना है। आपको एग्ज़ाम में इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको एक लाइन देकर पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें फ़िगर ऑफ स्पीच कौन सी है, या फिर हो सकता है कि आपको एक फ़िगर ऑफ स्पीच का नाम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस पोएम में ऐसी फ़िगर ऑफ स्पीच किस लाइन में आई है। आइए हम मैच करते हैं क्वेश्चन इसको। यहाँ पर पहला है डिसीजंस आई मस्ट मेक, और इसको आप देख रहे होंगे कि इन्वर्शन से बताया जा रहा है जोड़ी इसकी। तो ऐसा क्यों हुआ? इन्वर्शन में होता यह है कि पोएट यानी शायर ग्रामर में का यूज़ ना करते हुए शब्दों को आगे पीछे एडजस्ट कर देता है। जैसे ये डिसीजन आई मस्ट मेक ऐसा नहीं होना चाहिए था। ग्रामेटिकली सेंटेंस ऐसा होता है कि आई मस्ट मेक और फिर डिसीजन आना चाहिए था, तो तरतीब बदल दी गई। इसे इन्वर्शन कहते हैं। सेकंड नंबर पे देख रहे हैं आप, प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड, और इसको अपॉस्ट्रॉफी कहा जा रहा है। इसका मतलब होता है कि जब शायर किसी लाइन के अंदर खुदा से या किसी मुर्दा इंसान से या किसी गैर मौजूद शख्स से या चीज़ से बात करता है तो उसे अपॉस्ट्रॉफी कहा जाता है। यहाँ पे वो खुदा से बातें कर रहा है, डियर लॉर्ड से, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि ये अपॉस्ट्रॉफी है। इसके बाद आता है ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड, थर्ड एग्जाम्पल, और कहा जा रहा है कि ये एलिट्रेशन है। तो ये एलिट्रेशन क्या होता है? आप देखिए एलिट्रेशन में जैसे इस लाइन के अंदर डी और डी से दो वर्ड्स शुरू हो रहे हैं, डाउन डार्कन, इससे होता यह है कि पोएम के अंदर एक रिदमिक इफेक्ट बनता है, एक म्यूजिकल इफेक्ट बनता है। बोलने में ऐसी लाइन बड़ी अच्छी लगती है। जैसे हम देखा है कि चंदू ने चाचा को चाची को चटनी चटाई, इस तरह की एक एग्जांपल हमने सुनी है। ये उसी तरह से एलिट्रेशन की एग्जांपल है। तो यहाँ पे डी डी 2 बार रिपीट हो रहा है। किसी भी लाइन में इस तरह के कम से कम 2 वर्ड्स होना चाहिए, कभी कभी ऐसे 3 और 4 भी हो सकते हैं। नेक्स्ट चौथी एग्जांपल, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, और कहा जा रहा है कि ये मेटाफर है। मेटाफर यानी इस्तिआरा, हम इसको उर्दू में इस्तिआरा कह सकते हैं। तो हो रहा है कि रोड ऑफ लाइफ कहा जा रहा है, ज़िंदगी की सड़क। हम जानते हैं कि रियल लाइफ में ज़िंदगी की सड़क ऐसी कोई सड़क तो भुसावल में या किसी शहर में नहीं है, बट शायर इस तरह का यूज़ करता है कि ज़िंदगी की सड़क को वो एक तरह से इस्तिआरे के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि चौथी लाइन में वो मेटाफर का यूज़ कर रहा है। ये कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। ये एक इंटरव्यू है जो आपको हम होमवर्क की तरफ पे देंगे कि आपको एक इंटरव्यू किसी फेमस पर्सनालिटी का लेना होगा, जिसकी स्टेप्स आगे दी जा रही है। देखिए, आपको 10 क्वेश्चंस फ्रेम करना है और उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले इंटरव्यू लेने वाले का नाम, आप किस तरह का इंटरव्यू ले रहे हैं, ये पर्सनल है, रिसेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बिजनेस है, म्यूज़िक या आर्ट वगैरह। आप किस जगह पर इंटरव्यू ले रहे हैं, यानी वो स्टूडियो है, टीवी का चैनल है, ऑडिटोरियम हॉल है, या किसी के घर पर भी हम जाकर इंटरव्यू लेते हैं। इसके बाद हम डेट, टाइम और ड्यूरेशन बताते हैं और हमारे 10 WH क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। इसमें WH के अलावा यस नो टाइप के क्वेश्चंस भी होने चाहिए। तो ये एक तरह का होमवर्क है, आपको ये होमवर्क दिया जाएगा। साथ ही साथ इसकी एग्जाम्पल अगले कुछ दिनों के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी।
इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे हम अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम कहते हैं, अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। ये क्वेश्चन पहले 10 मार्क का हुआ करता था बोर्ड में, लेकिन फिर कुछ चीज़ों को देखते हुए बोर्ड ने इसको कम करके 5 मार्क में कन्वर्ट कर दिया है। आप देख लीजिए किस तरह से होता है। यहाँ पर सबसे पहले बच्चे को पोएम का टाइटल लेना होता है, सामने लिखा है टीनेजर्स प्रेयर। फिर पोएट का नाम बताना होता है, जे मॉर्स। राइम स्कीम जो अभी हमने थोड़ी देर पहले चेक की है, ABCB। फेवरेट लाइन, यहाँ पर बच्चे को छूट होती है कि वो अपनी पसंद की कोई भी लाइन लिख सकता है। फिर थीम या सेंट्रल आइडिया कि ये पोएम हमने जो पढ़ी किस चीज़ के बारे में, तो यहाँ पर एक आंसर हमने दे दिए हैं कि अ टीनेजर प्रेज टू द गॉड टू लीड हिम एंड शो द वे ऑफ सक्सेस एंड पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ। फिगर ऑफ स्पीच, अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ 4 फिगर ऑफ स्पीच दिए पढ़े थे, ये उन्हीं के नाम यहाँ पे रिपीट किए जा रहे हैं, इन्वर्शन, एपोस्ट्रॉफी, एलिट्रेशन एंड मेटाफर। इसके अलावा इस पोएम में और कोई ख़ास बात हो तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक तरह से मुख्तसर अल्फाज में बता रहे हैं कि इस पोएम में अपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया है, यानी खुदा से बातें की जा रही है, इस पोएम की खासियत है। फिर आप ये भी आखिर पे क्वेश्चन होता है कि आपको ये पोएम क्यों पसंद है या ना पसंद है, आपको बताना आता है। तो याद रखिए हमेशा हम आंसर पॉजिटिव देते हैं कि हमें ये पोएम पसंद आई है। और क्यों पसंद आई है तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा होना चाहिए कि ये पोएम ईजी थी, सिंपल थी, ईजी टू अंडरस्टैंड थी, इसलिए मुझे पोएम बहुत अच्छी लगी। ये चंद बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइंदा हम इसकी PDF में क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।